presented by Zarasi Koshish. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी में संकलित पाठ रीढ़ की हड्डी, इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो यह बात बिल्कुल ही गलत है। समय परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तित होता है समय के अनुसार। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये अपने आप मन में आती हैं। परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। यह तर्क संगत नहीं है। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यों भी हर जमाने की अपनी स्थितियाँ होती हैं। जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं। परंतु बुजुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनाते हैं जो कि तर्क संगत नहीं है। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका कोई महत्व नहीं रहता। प्रश्न नंबर 2 है, राम स्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो सरल सा प्रश्न है कि राम स्वरूप ने अपनी बेटी को BA तक पढ़ाया है, लेकिन जब विवाह करवाते हैं उसका तो सिर्फ मैट्रिक पास ही बताते हैं। तो उनके मन में ऐसे दो प्रकार के विचार क्यों आए? राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पाकर BA पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत कला आदि का ज्ञान भी है। राम स्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उसकी सोच अच्छी न थी। लड़की का पिता और स्वयं लड़का दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। ऐसी परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की विवशता को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं? वह उचित क्यों नहीं है? तो राम स्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी वैसा व्यवहार करे जैसा रिश्ते वाले चाहते। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धजकर सुंदर रूप में पेश आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करे। वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, अपनी व्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले। उनमें जो गुण हैं उन्हें ठीक प्रकार से प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। राम स्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है। BA पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इस प्रकार पाउडर लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। राम स्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 4 है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो गोपाल प्रसाद वकील हैं, वे चालाक किस्म के इंसान हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वे बिजनेस की तराजू में तोलते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है। इधर राम स्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। परंतु समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इस कारण राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यह मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं और गोपाल प्रसाद का यह अपराध उनकी घटिया सोच और रूढ़िवादी सोच का परिणाम है, जबकि राम स्वरूप का अपराध उनकी विवशता का परिणाम है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? इस उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो ये वाक्य उमा ने जाते हुए मेहमानों से बोला है। तो इसमें क्या सच्चाई है? इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है। उसका कोई निजी मत, स्थान या महत्व नहीं है। वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ करता चलता है। ऐसा पति होने योग्य नहीं है। शंकर लड़की के पीछे लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका था। वह अपमानित, लंपट और दुष्चरित है। उसका शरीर कमजोर है, उससे सीधा तन कर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 6 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्ति तक की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते। वे पुरुषों के बराबर नहीं आने देना चाहते।
शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। ऐसे युवा न शारीरिक रूप से मजबूत है न चारित्रिक रूप से। ऐसा व्यक्ति तो समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। उनका चरित्र समाज को उन्नति और उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर का व्यक्तित्वहीन होना। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोबदाब के आगे यूं भी नहीं कर सकता बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है तो वह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेत पूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे। यह शीर्षक जिज्ञासा आतुर करने वाला है, जिज्ञासा से पहचान कर देता है। सीधी बात यह है। कथा वस्तु, प्रश्न नंबर 8 है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर मैं निस्संदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानता हूँ, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एकांकी के मुख्य पात्र पुरुष शंकर पर भी चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल में भारी पड़ती है। उमा उच्च शिक्षित होने के साथ साथ कला एवं संगीत में भी निपुण है। एकांकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है तो वह मंच पर अंत तक बनी रहती है। वह अपनी निपुणता गोपाल प्रसाद और शंकर के निरुत्तर ही नहीं करती बल्कि उनकी आंखें भी खोल कर रख देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से होता है, अतः उमा ही एकांकी की मुख्य पात्रा है। प्रश्न 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो राम स्वरूप क्या है, गोपाल प्रसाद क्या है, इसमें उनका विशेषताएं बतानी है। राम स्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है। अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है, इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं, कुछ दुर्बल हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रगतिशील। रामस्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी उमा को खूब पढ़ाता लिखाता है। उसे उमा को BA तक पढ़ाने में ही गर्व है। वह उसके व्यक्तित्व का उज्ज्वल गुण है। विवश पिता भी है। रामस्वरूप की दुर्बलता यह है कि वह उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में अच्छी अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रखकर उस पर मन माना रोब चला सकें। यही रामस्वरूप दुर्बल हो जाता है। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने की बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है, उमा से ढोंग भी करवाता है और गोपाल प्रसाद की ऊल जुलूल बातों का समर्थन भी करता चला जाता है। गोपाल प्रसाद समाज की गली सड़ी यथास्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का अंग है जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। बड़बोलापन है उसमें। गोपाल प्रसाद बड़बोला व्यक्ति है। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने में चूक नहीं करता। नए जमाने की तुलना में अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन हो, खाने पीने की बात हो, शरीर की ताकत का वर्णन हो, अपनी मैट्रिक को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना हो। वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलता चला जाता है। वह हावी होना जानता है, उसके सामने लोग दब जाते हैं। शंकर तो बिल्कुल भीगी बिली बना रहता है। चालाक है वह। गोपाल प्रसाद चालाक है। यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसको ठीक कीजिएगा। वह बेटे की शादी को बिजनेस समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करता। वह होने वाली बहू को ठोक बजाकर जांचता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम, सभी योग्यताओं की परख करता है। वह ऐसी सर्वांगपूर्ण बहू चाहता है जो उसके कहने के अनुसार चल सके, इसलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। उसके सामने उसे अपने दबने का भी भय है। गोपाल प्रसाद झूठ बोल शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वह कुशलतापूर्वक जतलाता है कि वह बीमारी के कारण रह गया था। हंसोड़ मतलब हंसमुख भी है थोड़ा बहुत। गोपाल प्रसाद स्वभाव से हंसोड़ है। वह इधर उधर की चुटीली बातें करके सबका मन लगाए रखता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का मजाक इसी तरह का मनोरंजक मजाक है। लिंग भेद का शिकार। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकारी है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। गोपाल प्रसाद अपनी गलत ठीक बातों को सही सिद्ध करना जानता है। इसके लिए वह तर्क न करके जोर जोर से बोलता है और दूसरों पर हावी होकर
बात करता है उसकी अपशब्द भरी कुतर्क शैली का उदाहरण देखिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से क्या लड़कों की पढ़ाई लिखाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है जनाब। मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। 10वां प्रश्न है इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना तथा युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं जो उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तु की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसा युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना और उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना इसके एकांकी का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति के अपने प्रयास होते हैं, इसमें कुछ दे रखे हैं हमने। नंबर 1, लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं। सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं। कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के 11 प्रश्न हैं जिन्हें आपने अपनी कॉपी में राइट करना है। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.